हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एससी के लिए अपने लोगों का एसए का सेशन है, जिसमें आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन टॉपिक थोड़े से चेंज होंगे। यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है टोटली यूपीएससी के तरह दिया जा रहा है। जो आपका टॉपिक है वो है दल बदल कानून के प्रासंगिकता पर सवाल क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस बार के लिए काफी वीवीआई टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। और ये एंटी डिफेक्शन को आयाराम गयाराम के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्यों आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है इसको भी आज हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए वर्क करता है, हमारे मेहनत आपको पसंद आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। टॉपिक की तरफ हर बार की तरह इस बार भी हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। दल बदल कहा किसको जाता है राजनीति में। तो सबसे पहले 10th शेड्यूल में इसको मेंशन किया गया हुआ है 10वीं अनुसूची में। और ये दल बदल है क्या, इसको हम लोग कवर करेंगे पहले। तो अगर देखें तो दल बदल की जो राजनीति होती है, पहले तो राजनीति से आती है ये बात निकल करके, तो कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी से ही होगी। ये कहीं भी राजनीति पार्टी से ही इसका रिलेशन होगा। तो जब कोई उम्मीदवार, ठीक है, किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव जीत जाता है और फिर राजनीतिक स्वार्थ या फिर अन्य कारणों से दूसरी पार्टी में जाकर के मिल जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो दल बदल कर लिया। सपोज दैट कोई एक नेता होगा जो बीजेपी से इलेक्शन जीत लेता है, उससे अपना टिकट लेता है, बीजेपी से इलेक्शन जीत जाता है और फिर बीजेपी से जीतने के बाद वो कांग्रेस में चला जाता है। अब इसको हम बोलेंगे कि ये एंटी डिफेक्शन है। अब यहाँ पे आता है कि इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके लिए रूल्स क्या लाए गए हुए हैं, ये सारे को अभी हम लोग कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग केवल सिंपल वर्ड में ऐसे लिखेंगे कि किसी उम्मीदवार का किसी पार्टी की टिकट से चुनाव जीतकर राजनीतिक स्वार्थ या अन्य कारणों से दूसरी पार्टी में मिल जाना ही दल बदल कहलाता है। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। जितना क्लियर और सिंपल होगा उतना ही नंबर आएगा। बहुत ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है हमें ऐसे को, हम उतना ही क्लियर लिखेंगे जितना कि यूपीएससी चाहती है, क्योंकि हमें केवल 300 वर्ड में लिखना है और केवल सेलेक्टिव वर्ड ही यहाँ पे डालना है जो हमारे ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर हमें यहाँ पर आकर के बहुत बड़ा जो है वो अगर ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और ऑफिसर बनने जा रहे हैं। हमारे नीचे जो वर्क करने वाले लोग होंगे उनको हम जितने सिंपल भाषा में समझाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बडीज के ऊपर। ये लोकतंत्र के लिए एक ऐसी समस्या बन करके आ रहा है एंटी डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन एक ऐसी समस्या बन करके लोकतंत्र के लिए आ रहा है जो लोकतंत्र का हमेशा मजाक उड़ाता है। कैसे मजाक उड़ाता है? तो अगर आप देखें तो बीजेपी से कोई आदमी आया, क्या कांग्रेस में चला गया, फिर कांग्रेस से आया बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी से आया सपा में चला गया। तो एक मजाक बन के रह गया हुआ था स्टार्टिंग के टाइम में। अभी फिर देखना है हमें कि इसके ऊपर लॉ क्या बने हुए हैं। लेकिन हद तब होती है जब एक जनता, ठीक है, एक जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, ठीक है, अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है। यहाँ हम इसको भेजते हैं कि आप बीजेपी में जाइए, हम इसको भेजते हैं कि ये कांग्रेस में जाइए। ये बीजेपी से इलेक्शन जीत लेता है या कांग्रेस से इलेक्शन जीत लेता है। कुछ दिन के बाद इन लोगों में ऐसा होता है कि भाई साहब आप कांग्रेस में चले आए और ये बीजेपी में चले आए। तो इसमें क्या होता है कि जनता जो है पूरी तरीके से असमर्थ हो जाती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एंटी डिफेक्शन वाले लॉ में दल बदल का जो कानून होता है, इसमें जनता के पास कोई पावर ही नहीं होता है। चुन करके तो जनता भेजती है, लेकिन पावर उसके बाद इसके पास कुछ नहीं है। तो चुनाव में जीत हासिल करने के बाद किसी और दल में शामिल होने से लोकतांत्रिक अवधारणा को ठेस पहुंचती है। हालांकि इसका फायदा भी है अपने जगह पे, उसको भी देखेंगे, लेकिन जो रिसेंट चल रहा है इसके साथ, उससे तो चुनावी लोकतंत्र की अवधारणा को ठेस पहुंचता ही है, क्योंकि आपके ऊपर बिलीव किया जाता है कि आप वही काम कीजिएगा जिसके लिए आपको जनता चुन करके भेजती है। तो क्या हुआ कि इन्होंने इतना फायदा उठाया, इसका इतना फायदा उठाया एंटी डिफेक्शन का, कि इन्होंने क्या किया
कि इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन कर दिया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया इसके ऊपर। अब ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है और बोला जाता है कि भाई साहब अब हम आपको अयोग्य ठहरा देंगे। किस बेसिस पे ठहरा देंगे इसको पहले देख लेते हैं। अगर आप स्वेच्छा से किसी दल को छोड़ देते हैं तो भी आप अयोग्य होंगे। निर्दलीय सदस्य मीन्स निर्दलीय का मतलब क्या होता है? निर्दलीय का मतलब है क्या कि कोई दल से जो नहीं होगा, ना वो बीजेपी से है, ना वो कांग्रेस से है, ना वो आरजेडी से है, ना वो एनसीपी से है, किसी से नहीं आता है तो वो निर्दलीय है। तो निर्दलीय चुनाव जीत करके यहाँ पे आते हैं बीजेपी वाले, यहाँ पे निर्दलीय चुनाव जीत करके आते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हम बीजेपी में चले आएंगे। तो अगर ऐसा वो करते हैं तो फिर उनका जो है उनको अयोग्य ठहराया जाएगा। अब अगर कोई कानून लाया जाता है, सपोज दैट बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, कोई बात नहीं है, अब इसी के सदस्य इसके फेवर में वोट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में भी इनको वो जो है वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है। और ये सारी जो पावर है ये अयोग्यता की, जब मैंने पार्लियामेंट वाला चैप्टर डिस्कशन किया था पॉलिटी के 1000 एमसीक्यूज वाले सेशन में, तो आपको बताया था कि ये जो पावर होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के पास होता है ये काम करने का पावर। तो ठीक उसी तरीके से इसका जो शक्ति है वो अध्यक्ष के पास दे दिया गया था। अब इस कानून को गयाराम, आयाराम और गयाराम के नाम से क्यों जानते हैं भाई, ये भी जान लेते हैं। आयाराम और गयाराम इसके नाम से क्यों जानते हैं हम लोग? तो इसलिए जानते हैं क्योंकि हरियाणा के एक गयाराम थे, इसको गया कर लीजिएगा, दया नहीं, गयाराम थे, जिन्होंने क्या किया कि 15 दिन के अंदर में 3 बार, ठीक है, दल बदल का फायदा उठाया इन्होंने। केवल 15 दिन के अंदर में इन्होंने 3 पार्टी को चेंज किया था। 15 दिन और 3 पार्टियां इन्होंने चेंज कर लिया। अब जब इस तरह के फायदे उठाए गए तो इसको मुख्य धारा में लाया गया पहले कि भाई साहब इसको मुख्य धारा में लाते हैं। बात क्या है पहले कि एंटी डिफेक्शन का फायदा, ये जो दल बदल है इसका फायदा उठाया क्यों जा रहा है, 10th शेड्यूल वाले मैटर में इसको लाया गया। ठीक है, 10th शेड्यूल वाले इस मैटर में इसको लाया गया कि भाई आप अभी इसका फायदा नहीं उठाइए। अब आते हैं हम लोग 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक बात ये भी कहा गया हुआ था कि अगर किसी दल, ठीक है, अगर किसी दल का 1/3 1/3 सदस्य अगर बाहर निकल जाता है, ठीक है, और फिर दूसरे दल में जाकर के मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि ये अयोग्य नहीं है। ठीक है, ये अयोग्य नहीं है। इसका भी जम के फायदा उठाया गया और इसका जब जम के फायदा उठाया गया तब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 91वां संविधान संशोधन, और इसमें बोला गया कि अगर आप 1/3 सदस्य से निकल करके आते हैं, ठीक है, और अपनी पार्टी बनाते हैं, नया पार्टी, ठीक है, तब हम आपको बोलते हैं कि आप अयोग्य नहीं है। अगर दूसरे दल में मिल जाते हैं फिर भी हम आपको बोलेंगे कि आप अयोग्य हैं। इसके बाद अगर दो सदस्य द्वारा 2/3 बहुमत से आपस में विलय कर लिया जाता है, सपोज दैट कुछ लोग बीजेपी से निकल करके आते हैं, कुछ लोग कांग्रेस से, 1/3 यहां से निकल के आते हैं, 1/3 यहां से निकल के आते हैं, ठीक है, और ये मिलकर के जब नया पार्टी बना लेंगे, एक नया दल बना लेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये अयोग्य नहीं है। ये लाया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, लेकिन इसका भी बहुत जम के फायदा उठाया गया और अभी तक उठाया जा रहा है। कर्नाटक इसका रिसेंट एग्जाम्पल है आपके पास। तो दल बदल कानून जो है इसके अंदर इतनी खामियां है कि इसका जम के फायदा उठाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम भी आता है कि दल बदल कानून अगर है तो इसमें से कोई आदमी अगर अपने दल से नहीं निकलना चाहता है, फिर दल ने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है अगर उसके विरोध में वो काम कर रहा है तो भी उसको अकेला अगर उस सदस्य में बना हुआ है, अकेला अगर उस दल में बना हुआ है तो उसको उस सदस्य में रहना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। बाकी अगर कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो दल बदल वाले में, ठीक है, दल बदल वाले में जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, और स्पष्ट अगर नहीं है तो इस अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण प्रावधान के कारण इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। ठीक है, तो इसके कानून में जब तक अगर हम सुधार नहीं करेंगे और फिर 1/3 सदस्य वाला जो सिस्टम है उसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी पार्टी से निकलना चाहता है तो उसको 1/3 लेकर के ही बाहर निकलना पड़ता है।
अकेला वो नहीं निकल सकता है, ये प्रॉब्लम बन करके आता है यहाँ पे। अगर 10th शेड्यूल वाले मैटर में आता है तो ये 1/3 वाले सिस्टम को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रूल एंड रेगुलेशन बनेगा, ठीक है। क्योंकि 1/3 निकालता है तभी नहीं बनेगा, अदरवाइज उसको एंटी डिफेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है बाहर, तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। तो ये सारे प्रावधान करेंगे। इसके साथ ही जनता को बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोटिंग हम कर रहे हैं, किसके लिए, और क्या वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम करता है, या फिर वो जो अपना वचन देता है उसके तरह काम करता है या नहीं, या फिर अगर हम उसको बीजेपी में रहने के लिए वोट करते हैं, या फिर कांग्रेस में रहने के लिए वोट करते हैं, या किसी 1 2 3 पार्टी में रहने के लिए वोट करते हैं, अगर उसमें रहता है या नहीं रहता है, फिर यह कुर्सी राम बन करके रह जाता है, तो इस सिचुएशन में जनता को ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि हम उसको वोट दे या नहीं दे। अभी राजनीति से जो है दल बदल वाले सिस्टम से बचा जा सकता है राजनीति में। ये था इम्पोर्टेंट ये अपना टॉपिक सीएपीएफ के लिए 2020 के लिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए हेल्प कर रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से बिल्कुल नहीं हिचकिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाता है, जो आपको पेड और फिर प्लस कोर्स में मिलता है। तो थोड़ी सी आप हेल्प कीजिए इस चैनल का, मैं आपके लिए वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा जो पेड और प्लस कोर्स में मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।